नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये पांचों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के प्री में आपको मिलते हैं, साथ ही साथ हायर जुडिशरी के अंदर मेन एग्जाम में भी ये मिलते हैं। इनके आंसर आपको जो है मुझे भेजने हैं और वैसे इस वीडियो के लास्ट में इसके आंसर भी आपको मिलेंगे। तो पहले आपको टाइम दिया जाएगा कि आप चैट बॉक्स में इसको लिख के भेजें और देन इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पे 5 केस लिखे हैं और पांचों ही केस लीडिंग जजमेंट है आज के टाइम में और प्री के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला केस का नाम है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 में क्या फाइंडिंग आई थी, ये आपका क्वेश्चन है। सेकेंड आता है आपके पास इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, ये किससे रिलेटेड है, इसमें क्या जो है हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। तीसरा आता है नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, इस केस में किसके बारे में बताया गया है। चौथा आता है जोसेफसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, किसके बारे में बताया गया है। और पांचवा आता है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बारे में किससे रिलेटेड है। देखिए, जब भी कभी भी 4 ऑप्शन आते हैं तो आप कर लेते हैं, लेकिन 4 ऑप्शन को बेटर करने के लिए क्या होता है, जो फाइंडिंग्स आई वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अगर टिप्स पे हैं और प्री के एग्जाम में केस आते हैं तो आप उसका आंसर बढ़िया दे सकते हैं, क्योंकि 100% जब बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठते हैं उसमें से 90% बच्चे तुक्के लगाते हैं इन चारों में से, और कई बार तुक्के सही हो जाते हैं, लेकिन 10% जो बच्चे होते हैं उनको याद होता है और उनका आंसर बिल्कुल सही होता है। तो हर बार एग्जाम में यही होता है, केस लॉस आते हैं, हम फिर तुक्के मार देते हैं, कई बार सही हो जाते हैं, 5 में से 2 केस सही हो जाते हैं, 3 हमारे गलत हो जाते हैं, कई बार अच्छी तुक्के हो तो 5 सही हो जाते हैं, कई बार तुक्के ना लगे तो 5 गलत हो जाते हैं, उनमें से एक आध आपको आता है। तो केस लॉस को याद करने का एक ही तरीका है कि वो केस क्या था और उसमें किसके बारे में कहा गया। जैसे कि ललिता कुमारी का केस, तो ललिता कुमारी का केस किससे रिलेटेड है, एफआईआर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एफआईआर। अगर मैं चाहूँ तो उसको सीआरपी से जोड़ूं, पर लेकिन भी सीआरपी से इससे नहीं जोड़ के मैं सिंपल इसकी बात करूंगी कि ललिता कुमारी का जो केस है वो एफआईआर से रिलेटेड है, और कहा कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है 154। मान लीजिए कोई ऐसा मैटर था जो कॉग्निजेबल था, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी, तो आप क्या करते हो, पुलिस सुपरिटेंडेंट को भेजते हो। पुलिस सुपरिटेंडेंट भी कुछ नहीं करता है तो आप किसके पास जाओगे, मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में यू हैव 2 ऑप्शन कि एफआईआर कर सकते हैं और आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट फाइल करने जाते हैं तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट खुद वापस आपको भेजता है, पुलिस से कहता है एफआईआर दर्ज करो, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है। या तो पुलिस डायरेक्ट कर ले और नहीं तो फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा करवाई जा सकती है। देन आता है सेकंड इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, इसमें भी एक बहुत अच्छी फाइंडिंग आई है। और फाइंडिंग क्या थी, वो ये थी कि पहले जो वाइफ की जो एज थी वो 15 ईयर्स थी, अब वाइफ की एज कर दी 18 ईयर्स। और इस केस में कहा कि 18 साल से कम की वाइफ के साथ यदि आप ऐसा कोई एक्ट करते हो जो रेप की डेफिनेशन में आता है, तो चाहे वाइफ की कंसेंट थी चाहे वाइफ की कंसेंट नहीं थी, रेप काउंट होगा। क्या कहा, रेप काउंट होगा। तो क्या कहा, इस केस में क्या चीजें हुई, 15 साल की बजाय अब 18 साल हो गए। 18 साल से कम की वाइफ की बात करता है, ठीक है, 18 साल से कम की वाइफ की बात करता है। और क्या कहा, रेप होगा। कैसा एक्ट किया, जो रेप की डेफिनेशन में आती है। अब सबसे अच्छी बात क्या है, एक तरफ हम कहते हैं कि जो चाइल्डहुड मैरिजेज है, जो बाल विवाह हैं, वो वैलिड होते हैं, राइट। तो जब बाल विवाह वैलिड है तो रेप केस क्यों हुआ, फिर रेप क्यों हुआ, फिर तो गड़बड़ हो गई। आप बाल विवाह करोगे, जितने बाल विवाह होंगे वो तो सारे रेप केस लगा देंगी, वो तो जिसने शादी की वो तो बर्बाद हो जाएगा बेचारा, कोई मतलब ही नहीं है। तो याद रखना कि रेप केसेस एक ऐसा केस है जो स्व मोटो कॉग्निजेंस नहीं होता है, कोर्ट स्व मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेती है। इसके लिए विक्टिम को कंप्लेंट फाइल या एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है। जब तक विक्टिम कंप्लेंट एफआईआर नहीं करेगी, माना कि वो ऑफेंस है, लेकिन कोर्ट एक्शन तभी लेगा जब वहाँ पर आप जाके कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज कराएंगे, अन्यथा नहीं। इसीलिए बाल विवाह वैलिड है, और अगर वो अपनी मर्जी से उनके साथ रह रही हैं तो वहाँ पे रेप के लिए कोई तरह का आपको ऑफेंस कमिट नहीं होगा जब तक कि आप जाके फाइल नहीं करो, पर वो ऑफेंस का नेचर रेप कहलाता है। तीसरा आता है आपके पास नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, बहुत फेमस केस है। हम अक्सर बताते माँ का लाडला बिगड़ गया, गाना चलता था उसी के ऊपर आ गया। यानी इस केस में सेक्शन 377 को क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। यानी इन्होंने कहा कि जो 377 है अननेचुरल ऑफेंस, इसमें 2 पार्ट थे, एक था मेल मेल फीमेल फीमेल के जेंडर, एक था एनिमल्स के साथ। तो जो एनिमल्स वाला पार्ट है वो आज भी प्रोटेक्ट है और उसमें आज भी आपको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन
बाकी वाले पार्ट को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसके ऊपर पहले भी बहुत सारी चर्चा हुई थी, सुरेश कुमार वर्सेस नाज फाउंडेशन को लेके, नाज फाउंडेशन वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। तो पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है नाज फाउंडेशन वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में इसको वैलिड बनाया, फिर सुरेश कुमार कौशल का केस आया, अब उन सब की फाइंडिंग को खत्म कर दिया और लास्ट आ गए हमारे पास नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जो किससे रिलेटेड है, आईपीसी का सेक्शन 377 से रिलेटेड है, अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करता है। ठीक है, अब आता है उसके बाद अगला आपके पास आता है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। बताइए किससे रिलेटेड है जोसेफ साइन, सुना हुआ आप सबने? यस, ये है 497 आईपीसी अडल्ट्री से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? अडल्ट्री से रिलेटेड, जहारता से संबंधित। और इस केस में हुआ मुद्दा ये कि मेल हो या फीमेल जो अडल्ट्री कर रहा है वो भी पनिशेबल होना चाहिए और जिस फीमेल के साथ अडल्ट्री हो रही है वो भी पनिशेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन में विक्टिम हस्बैंड होता है। इस सेक्शन का विक्टिम तो हस्बैंड है, तो जो हस्बैंड विक्टिम है कि उसकी वाइफ के साथ एक थर्ड पर्सन अडल्ट्री कर रहा है तो थर्ड पर्सन को सजा मिलेगी। तो मुद्दा उठा, 5 जजेस बैठे थे और डिसाइड हुआ कि महिला को भी सजा होनी चाहिए, तो जजेस ने कहा नो। इसमें 4-1 का फैसला आया, 4 एक थे, एक था, और फैसला ये आया कि महिला को भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इससे अच्छे काम करते हैं 497 को हम क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। तो 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो याद रहेगा आपको कि जोसेफ साइन के केस में क्या हुआ था, अडल्ट्री के मैटर को 497 को हटा दिया। अब जब मैं 497 को हटाया तो 498 भी हटना चाहिए था, क्योंकि 498 है तो 497 का एक्सटेंडिंग। तो अभी इस पर चर्चाएं चल रही है, देखो क्या होता है आगे। और देन आता है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस केरला। आप सबने सुना होगा सबरीमाला का मैटर। अब आपको सबरीमाला का मैटर सबरीमाला के नाम से याद है, एग्जाम में केस का नाम आएगा, वहां आपको याद ही नहीं केस का नाम क्या था। तो यंग लॉयर्स का जो केस है वो किससे रिलेटेड है, सबरीमाला वाला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो रोज की कोशिश करो, रोज के 2, 4, 6, 8, 10 जो भी आप जजमेंट पढ़ सकते हैं पढ़ो, एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। हमें हमारा 100% सिलेक्शन चाहिए, हमें हर सब्जेक्ट को कवर करके जाना है, हमें किसी के पीछे रहना नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ही साथ जैसे कि आप सबको पता है कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है क्लासेस चलाती है। इसी क्लासेस की कड़ी में मैं बात करूंगी तो हम लोगों के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। आप ऑफलाइन यानी जोधपुर राजस्थान में ये कोचिंग जो है सिचुएटेड है, तो आप जोधपुर में आके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिस एरिया में हमारा कोचिंग सेंटर उसके आसपास आपको आराम से पीजी मिल जाते हैं, रूम्स मिल जाते हैं, हॉस्टल है। हमारा हॉस्टल नहीं चलते लेकिन इस एरिया में आपको मिल जाते हैं, तो आप जोधपुर ऑफलाइन आके भी इसको अटेंड कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस है ऑनलाइन वो जूम ऐप पर लाइव क्लासेस चलती है, यानी 2 वे कम्युनिकेशन है। आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं। घर पे भी आप ऐसे पढ़ोगे जैसे क्लासरूम में, शर्त यह है कि आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। तो नए बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 15 तारीख को और सुबह 8:30 बजे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे बैचेस चलते रहते हैं, उन का बहुत सारा टाइमिंग है जो मैं भी आपको डिस्कस करूंगी। तो फिलहाल जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 15 मई को। हर महीने नए बैच होते हैं। हमारे नए बैच का मतलब होता है नया सब्जेक्ट नया बैच। तो अभी हम लोगों का इंडियन एविडेंस एक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसी के साथ नया स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ साथ अगले महीने से हम लोग एडीजे के भी नए बैचेस स्टार्ट करेंगे अर्ली मॉर्निंग 4:30 से, क्योंकि मोस्ट ऑफ एडीजे वालों के पास ज़्यादा समय नहीं होता है, तो अर्ली मॉर्निंग रहता है 4:30। अब अर्ली मॉर्निंग 4:30 का बैच है, इसका मतलब ऑनलाइन क्लासेस ही अवेलेबल होगी। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको ही देखना है कि भाई कैसे क्लासेस रहेगी, मैं कैसे पढ़ाती हूँ वो तो आपके यूट्यूब पे सब कुछ आपको मिल ही जाता है। लेकिन आपको अगर बैठ के फिर भी देखना है कि आपके घर पे नेट प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे तो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ये तो लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है। तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन फीस पे करके 3 डेज़ के लिए क्लासेस ले सकते हैं। आपको लगा वेल एंड गुड है, सब कुछ ठीक है, तो देन आप फीस सबमिट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फीस जो है रिफंडेबल नहीं होती है। देन आता है आपके पास, जैसे कि मैंने अभी बताया कि नए बैचेस जो हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं उसके अंदर हम लोगों का इंडियन एविडेंस एक्ट स्टार्ट हो रहा है। हमारे यहाँ पे पूरा कोर्स भी अवेलेबल है, पूरे इंडिया का आप एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हमारे पास फीस कोर्सेज अवेलेबल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 15 मई से, वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस एवरी मंथ एक आरजीएस का टेस्ट पेपर करा रही है। वैसे तो वो हमें सारे स्टेट के टेस्ट पेपर कराने पर थोड़ा शेड्यूल बैठ नहीं पा रहा था हम लोगों के पास, लेकिन आरजीएस का जो हम लोगों का टेस्ट पेपर है ये रेगुलर हो रहा है, हर महीने हो रहा है। इस बार जो आरजीएस का टेस्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारा 21 मई को, यानी 21 मई जो आने वाली है, आज हमारे पास हो गई 13 मई, तो 21 मई को है। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं।
ये आप क्लासरूम में बैठकर भी दे सकते हैं, घर पे भी ऑनलाइन दे सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी जिसका प्रिंट आपको निकालना है, जूम की आईडी और आपको मेरे पासवर्ड मिलेंगे जहाँ पे आप लाइव हमारे साथ बैठे रहोगे। और देन जब पेपर कंप्लीट होता है तो आपको रैंक भी दी जाती है, आपके मार्क्स भी आपको बताए जाते हैं और कट ऑफ भी जारी की जाती है। ये हर महीने होता है और इसकी एक नॉमिनल फीस है 250 रुपीज़, सिर्फ 250 रुपये इसकी फीस है। ये एनालाइज करवाता है आपको कि आप कहाँ हैं कैसे, क्योंकि इसमें पूरे 2 घंटे आपको बैठना होता है। अगर आपका पेपर कंप्लीट भी हो जाए तो भी आपको बैठना ही होता है, ताकि आप रिसर्च कर सकिए कि जो पेपर अभी आपने किया है आपकी क्या क्या कमियां हैं और कैसे आगे आपको पढ़ना है, ताकि आगे आने वाले एग्जाम से पहले आप प्रिपेयर हो सकते हैं। ये मई में भी होगा, ये जून में भी होगा, ये जुलाई में भी होगा। जब तक आरजेएस का एक्चुअल एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आपको फिल करना पड़ेगा, एक अकाउंट नंबर मिलेगा जिसमें फीस सबमिट करेंगे, देन आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फिर आपको आपका पेपर मिल जाएगा। आप जोधपुर में आकर भी पेपर दे सकते हैं, क्लासरूम में बैठ के भी दे सकते हैं। इसकी सीटिंग हम वैसे ही करते हैं जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में होती है, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि किस जगह पे आप टिके हुए हैं और आपको कितना इंप्रूव करना है। इसके अलावा क्लासेस के लिए हमारे यहाँ पे इंडिया के सारे स्टेट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, सारे स्टेट के मॉक टेस्ट अवेलेबल है और इवन तो सारे स्टेट के क्लासेस भी अवेलेबल। आप पूरे इंडिया के सारे स्टेट को एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी एक अलग फीस है। आप पर्टिकुलर स्टेट भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी अलग फीस है। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी अलग फीस है। आपको किसी भी चीज़ की फीस के बारे में जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मेरा नंबर जो दिया हुआ है उस पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। इस पर मुझे आप लिख के भेज सकते हैं, मुझे राजस्थान की फीस जाननी है, हरियाणा की जाननी है, या मुझे एविडेंस चेक की जाननी है, टीपी की जाननी है, या मुझे ऑल ओवर सब की जाननी है, या मुझे टेस्ट सीरीज की जाननी है, मॉक टेस्ट की जाननी है, तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।